क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सोचते ही सब कुछ पा लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी सोचते सोचते रह जाते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम अपने मन के मालिक नहीं बने तो दुनिया तुम्हारे मन की गुलाम नहीं बनेगी। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जिसने साधारण लोगों को असाधारण बनाया और जिसने सिखाया कि असली सफलता बाहर नहीं, हमारे माइंड के अंदर छुपी है। यह है हाउ टू ओन योर ओन माइंड। नेपोलियन हिल की यह किताब हाउ टू ओन योर ओन माइंड सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह एक मानसिक क्रांति की शुरुआत है। यह किताब सिखाती है कि इंसान अपनी सोच को दिशा देकर अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। यह किताब उस दौर में लिखी गई थी जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी। लोगों के पास पैसा नहीं था, आशा नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के पास एक अनमोल चीज थी, सोचने की शक्ति। नेपोलियन हिल ने देखा कि वही लोग जिन्होंने अपने मन को साध लिया, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, ये सब उसी सोच की शक्ति के जीवंत उदाहरण हैं। उन्होंने अपने विचारों को इतना केंद्रित किया कि परिस्थितियां उनकी सोच के आगे झुक गईं। नेपोलियन हिल ने इन महान व्यक्तियों का 25 साल तक गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि सफलता कोई जादू नहीं, कोई भाग्य का खेल नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है, एक ऐसा पैटर्न जिसे कोई भी सीख सकता है। उन्होंने सीखा कि हमारे जीवन की हर उपलब्धि हमारे विचारों से शुरू होती है। अगर विचार कमजोर हैं तो परिणाम भी कमजोर होंगे, लेकिन अगर विचार शक्तिशाली हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनके पक्ष में काम करता है। हिल कहते हैं, हर इंसान के पास दो विकल्प हैं, या तो वह अपने मन का मालिक बने या अपने मन का गुलाम। और यही इस किताब का केंद्रीय संदेश है, माइंड ओवरशिप। यह किताब बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को नियंत्रित कर सकता है और उसी नियंत्रण से अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है। नेपोलियन हिल ने 5 शक्तिशाली लेसन्स दिए हैं जो सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता के लिए हैं। ये 5 सिद्धांत हैं। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। मास्टरमाइंड अलायंस, समान सोच वालों का समूह। अप्लाइड फेथ, अपने विश्वास को क्रिया में बदलना। सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी भावनाओं और विचारों पर अधिकार। कंट्रोल्ड अटेंशन, अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाना। हिल के अनुसार जब इंसान इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तो वह सिर्फ सफलता नहीं पाता, वह अपने माइंड का ओनर बन जाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। और जो इस लड़ाई को जीत लेता है वह दुनिया का नहीं, अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अब शुरू करते हैं वो यात्रा जहां नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं अपने मन को ओन करना, मतलब अपनी जिंदगी को ओन करना। अध्याय 1, आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा मित्र। नेपोलियन हिल इस किताब की शुरुआत एक बेहद गहरी सच्चाई से करते हैं। मन ही मनुष्य का स्वर्ग है और मन ही उसका नर्क। सोचिए, आपके अंदर ही 2 शक्तियां हैं, एक जो आपको उठाती है और एक जो आपको गिराती है। एक जो आपको कहती है तुम कर सकते हो, और दूसरी जो फुसफुसाती है नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं। हर सुबह, हर निर्णय के वक्त आपके भीतर ये 2 आवाजें लड़ती हैं, विश्वास की आवाज और डर की आवाज। और जिस आवाज को आप ज्यादा सुनते हैं वही आपकी जिंदगी का रास्ता तय करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका मन है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने मन को कभी ओन ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर असल में हमारे लिए सोच रहा होता है हमारा अतीत, हमारी परवरिश और हमारा डर। हमारी प्रतिक्रियाएं हमारी अपनी नहीं होती, बल्कि पुराने कंडीशनिंग का परिणाम होती हैं। कोई कुछ कहे और आप गुस्सा हो जाए तो वो आप नहीं, आपकी आदत बोल रही है। कोई आपकी तारीफ करे और आप खुश हो जाए तो वो भी आपके भीतर की निर्भरता बोल रही है। नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं कि माइंड ओवरशिप की शुरुआत ऑब्जर्वेशन से होती है, मतलब अपने विचारों को बिना जज किए देखना।
जब आप किसी नकारात्मक सोच को पकड़ते हैं और कहते हैं, रुको, ये विचार मेरे काम का नहीं है, तो उसी पल आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण की पहली सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं। हिल इसे थॉट कंट्रोल कहते हैं, विचारों का अनुशासन। यह कोई अचानक मिलने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण आपको अपने विचारों को देखना होगा। क्या ये डर बोल रहा है? क्या ये आत्मसंदेह है? या ये मेरे अंदर का विश्वास बोल रहा है? वो कहते हैं, मन एक बगीचा है। अगर तुम इसे साफ नहीं रखोगे तो इसमें खरपतवार अपने आप उग आएगी। मतलब, अगर तुम सकारात्मक विचार नहीं बोओगे तो नकारात्मकता अपने आप पनप जाएगी। इसीलिए नेपोलियन हिल सलाह देते हैं, हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से करो। जैसे, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मेरा माइंड मेरे आदेश का पालन करता है, मैं विश्वास की सेना का योद्धा हूं। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे अंदर उतरने लगते हैं और एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि अब डर नहीं बोलता, तुम बोलते हो। अब प्रतिक्रिया नहीं होती, निर्णय होता है। अब तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अगर मन ही सब कुछ तय करता है तो क्या आपने कभी सोचा है कि माइंड के असली मालिक तक पहुंचना कैसे संभव है? कौन तय करता है कि मन कौन से विचार चुनेगा? आप या आपका मन? यही रहस्य नेपोलियन हिल अगले अध्याय में खोलते हैं, जहां वे बताते हैं कि डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी स्पष्ट उद्देश्य, कैसे मन को साधने का पहला असली रहस्य। अध्याय 2, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, स्पष्ट उद्देश्य की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम्हारा कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो तुम्हारा मन दूसरों के उद्देश्यों का खिलौना बन जाएगा। यह वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन इसके भीतर पूरी जिंदगी बदल देने वाला सत्य छिपा है। हर इंसान सुबह उठता है, काम पर जाता है, खाना खाता है, सपने देखता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अधिकतर लोग बस भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। दुनिया चल रही है तो वे भी चल रहे हैं, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, भीड़ हमेशा उस दिशा में बहती है जहां कोई सोचने की जरूरत ना हो, और यहीं से मीडियोक्रिटी की शुरुआत होती है। हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि असफल लोगों की एक समान विशेषता होती है, उनके पास कोई डेफिनेट पर्पस नहीं होता। वे हर हफ्ते नया प्लान बनाते हैं, हर महीने नया सपना देखते हैं, लेकिन किसी एक लक्ष्य पर टिक नहीं पाते। उनकी सोच बिखरी होती है और बिखरी हुई सोच कभी भी शक्ति में नहीं बदल सकती। वे कहते हैं, मन एक शक्तिशाली इंजन है, लेकिन बिना दिशा के वही इंजन तुम्हें गोल गोल घुमाता रहेगा। अगर तुम नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें किसी और के सपने पूरे करने में व्यस्त रखेगा। तुम अपनी सोच के मालिक नहीं रहोगे, तुम सिस्टम, समाज और परिस्थितियों के गुलाम बन जाओगे। जब तुम किसी एक उद्देश्य को पूरे दिल से चुनते हो तो तुम्हारा माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी परिस्थितियां उसी फोकस पॉइंट की ओर मुड़ जाती हैं। नेपोलियन हिल इसे लॉ ऑफ कॉस्मिक हैबिट फोर्स कहते हैं, यानी जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ संरेखित हो जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि उसे क्या चाहिए, वो असंभव लगने वाले रास्तों में भी अवसर देख लेता है। उसके लिए विफलता भी संकेत होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका डेस्टिनेशन तय है। हिल कहते हैं, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस मन को लेजर की तरह केंद्रित करता है, और जब सोच केंद्रित होती है तो ऊर्जा विनाश नहीं करती, निर्माण करती है। उद्देश्य कैसे तय करें? नेपोलियन हिल ने एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका बताया। अपने भीतर झांको, पूछो, ऐसा क्या है जो मैं बिना इनाम के भी करना चाहूंगा? यही तुम्हारे पैशन का बीज है। अपने उद्देश्य को लिखो, एक स्पष्ट वाक्य में लिखो, मेरा लक्ष्य है कि मैं अगले 5 वर्षों में ये बिलाड़ बनूं। और हर दिन इसे पढ़ो, महसूस करो, इसे अपने सबकॉन्शियस में उतारो। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले अपने उद्देश्य को जोर से दोहराओ। जब ये शब्द तुम्हारे भीतर उतरते हैं तो माइंड उसे रियलिटी मानना शुरू कर देता है। उस दिशा में छोटे कदम लो। उद्देश्य स्पष्ट है तो एक्शन आसान हो जाता है।
हर दिन एक कदम, भले छोटा हो लेकिन सही दिशा में हो। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने तय किया था कि वह ऐसी कार बनाएगा जो हर आम आदमी खरीद सके। लोग हंसे, कहा असंभव है, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था। उसने कहा, मैं सोचता नहीं कि यह कैसे होगा, मैं जानता हूं कि यह होगा। और वही स्पष्टता आज भी फोर्ड मोटर्स के रूप में खड़ी है। थॉमस एडिसन ने जब 10,000 बार बल्ब बनाते हुए असफलता पाई तो किसी ने पूछा, क्या तुम्हें निराशा नहीं होती? एडिसन मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते, क्योंकि उनका उद्देश्य था रोशनी लाना, ना कि बस सफलता पाना। स्पष्ट उद्देश्य तुम्हारे जीवन का कंपास है। इसके बिना तुम दिशाहीन भटकते रहोगे, लेकिन इसके साथ हर रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया में वो सब कुछ संभव है जो एक स्पष्ट और दृढ़ विचार से शुरू होता है। तो खुद से पूछो, क्या मेरा उद्देश्य इतना स्पष्ट है कि मेरा हर विचार, हर कदम उसी दिशा में जा रहा है? अगर नहीं, तो आज से शुरुआत करो, क्योंकि बिना उद्देश्य की सोच कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकती। जब उद्देश्य तय हो गया तो उसे हकीकत में बदलने के लिए किन लोगों की जरूरत होगी? क्योंकि नेपोलियन हिल अगले अध्याय में बताते हैं कैसे मास्टरमाइंड अलायंस बनाकर तुम अपने माइंड की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हो। क्या तुम जानते हो कि सही दिमागों के साथ जुड़ना तुम्हारे सफलता के रास्ते को कैसे बदल देता है? अध्याय 3, मास्टरमाइंड, सोचने वालों का समूह। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, अकेले महानता हासिल नहीं कर सकता। हर सफलता के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि विचारों का एक गुप्त समूह होता है, जिसे हिल ने नाम दिया, द मास्टरमाइंड अलायंस। मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ एक टीम नहीं है, यह एक ऊर्जा का संघ है, जहां 2 या अधिक दिमाग एक साझा उद्देश्य के लिए समान भावना और सामंजस्य के साथ सोचते हैं। हिल कहते हैं, जब 2 मन एक समान सोच में जुड़ते हैं तो एक तीसरी अदृश्य मानसिक शक्ति जन्म लेती है, जो दोनों से बड़ी होती है। यह तीसरी शक्ति ही असली मास्टरमाइंड स्पिरिट है, जहां विचार, ऊर्जा और चेतना एकजुट होकर एक नई दिशा, एक नई बुद्धिमत्ता को जन्म देती है। हिल ने कहा, मनुष्य का दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है। हर विचार एक तरंग की तरह ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। जब 2 या 3 दिमाग एक ही आवृत्ति पर सोचते हैं तो उनकी तरंगें मिलकर एक शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी फील्ड बना देती हैं। उसी क्षण वे लोग एक कलेक्टिव माइंड से जुड़ जाते हैं, जहां से नए विचार, नई प्रेरणाएं और अदृश्य सहायता आने लगती है। यही कारण है कि कई बार किसी समूह की बैठक में एक ऐसा विचार निकल आता है जो अकेले किसी के दिमाग में कभी नहीं आता। हिल इसे कहते हैं द स्पिरिचुअल केमिस्ट्री ऑफ थॉट, यानी जब 2 मन तालमेल में आते हैं तो वे अपनी ऊर्जा को गुणा कर देते हैं, जोड़ते नहीं। उदाहरण, हेनरी फोर्ड के पास तकनीकी शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप था, जहां हर व्यक्ति किसी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ था। फोर्ड ने कहा था, मैं नहीं जानता हर चीज कैसे काम करती है, लेकिन मैं उन लोगों को जानता हूं जो जानते हैं। एंड्रू कार्नेगी ने तो हिल से खुद कहा था, मेरी संपत्ति का असली रहस्य मेरे मास्टरमाइंड में है। मैंने अपने आसपास उन लोगों को रखा है जो मुझसे ज्यादा जानते हैं, और मैं उनकी बुद्धि को अपने माइंड से जोड़ता हूं। एडिसन, रॉकेफेलर, रूजवेल्ट, हर महान व्यक्ति के पीछे ऐसा ही एक मानसिक समूह था जो एक दूसरे के विचारों को ऊंचा उठाता था, ना कि गिराता था। सही मास्टरमाइंड कैसे बनाओ? नेपोलियन हिल कहते हैं, ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारे उद्देश्य के साथ तालमेल रखते हों। ईगो या प्रतियोगिता नहीं, सहयोग की भावना हो। हर मुलाकात को क्रिएटिव सेशन बनाओ। शिकायतों या आलोचना की जगह समाधान और विचारों पर बात करो। मास्टरमाइंड की ऊर्जा का आदर करो। यह कोई कैजुअल ग्रुप नहीं, यह चेतना का एक मंदिर है। एक दूसरे के लिए जिम्मेदार बनो। जब एक गिरे तो दूसरा उठाए, जब एक थके तो दूसरा याद दिलाए कि क्यों शुरू किया था। हिल मानते हैं
कि मास्टरमाइंड अलायंस वो अदृश्य पुल है जो तुम्हारे विचारों को वास्तविकता से जोड़ता है। यह सफलता की वह सीढ़ी है जो अकेले चढ़ी नहीं जा सकती। मास्टरमाइंड सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, बल्कि एनर्जी मर्जिंग है। यह वो जगह है जहां तुम्हारा आई धीरे धीरे वी में बदल जाता है और यहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम अपने माइंड को दूसरों के महान दिमागों से जोड़ दो तो तुम उस बुद्धिमत्ता तक पहुंच जाओगे जो इंसान के अकेले दिमाग से परे है। अब जब तुम्हारे पास उद्देश्य है और सही लोग भी हैं, तो अगला सवाल है, क्या तुम अपने भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित कर पाते हो? क्योंकि हिल अगले अध्याय में बताते हैं कैसे सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन तुम्हारे माइंड को एक कमांडर में बदल देता है। क्या तुम अपने ही विचारों के आदेश का पालन कर सकते हो? अध्याय 4, सेल्फ डिसिप्लिन, विचारों पर नियंत्रण की कला। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इंसान की असली लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर होती है। जो इस मन को जीत लेता है वो जीवन को जीत लेता है। हिल के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि तुम सिर्फ जल्दी उठो, कड़ी मेहनत करो या समय पर काम करो। वो सब इसके बाहरी रूप हैं। इसका असली अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर पूर्ण अधिकार। जब गुस्सा आए तुम उसे देख सको, उसमें बहो नहीं। जब भय आए तुम पूछ सको, क्या यह सच है या मेरे मन की कल्पना? और जब कोई इच्छा उठे तुम तय कर सको, क्या यह मेरे उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। यह अनुशासन मन को दमन करने का नहीं बल्कि समझने और दिशा देने का अभ्यास है। यहां तुम मन के दास नहीं रहते, मन तुम्हारा उपकरण बन जाता है। हिल कहते हैं, मन एक बच्चे की तरह है। अगर तुम उसे नियंत्रण में नहीं रखते तो वो तुम्हें ही नियंत्रित करने लगेगा। हर बार जब तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हो, जैसे गुस्से में जवाब देना, डर में भागना या किसी लालच में फंस जाना, तब तुम माइंड को सिखाते हो कि वो तुम्हारा मालिक है। लेकिन जब तुम ठहरते हो और सोचकर प्रतिक्रिया देते हो, तब तुम माइंड को एक नया आदेश देते हो, मैं मालिक हूं। हर बार ऐसा करने से तुम अपने भीतर एक आंतरिक शक्ति का निर्माण करते हो। धीरे धीरे माइंड तुम्हारी आज्ञा मानना सीखता है और तुम्हारी सोच रिएक्टिव से क्रिएटिव बन जाती है। भावनाएं दुश्मन नहीं, दिशा सूचक हिल मानते हैं कि भावनाएं बुरी नहीं होती, वे बस अनियंत्रित होती हैं। गुस्सा, इच्छा, डर, प्रेम, ये सब ऊर्जा के रूप हैं। अगर इन्हें दिशा मिल जाए तो ये विनाश नहीं, निर्माण करती हैं। जब तुम अपनी भावनाओं को देख पाते हो बिना उनमें फंसे हुए, तो तुम उस ऊर्जा को अपने पर्पस की ओर मोड़ सकते हो। यही इमोशन टू एक्शन का रहस्य है। हिल कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब है अपने मन के सभी हिस्सों में सामंजस्य बनाना। तुम्हारे भीतर अलग अलग आवाजें हैं। इच्छा कहती है अभी चाहिए, बुद्धि कहती है सोचो पहले, डर कहता है मत करो और विश्वास कहता है आगे बढ़ो। जब ये सब आवाजें एक साथ एक दिशा में चलने लगती हैं, तब असली अनुशासन जन्म लेता है। वहीं से आत्मशक्ति की शुरुआत होती है। हर दिन कुछ मिनट मन को देखो, क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, बस साक्षी बनो। हर निर्णय से पहले रुककर पूछो, क्या यह मेरे उद्देश्य के अनुरूप है? गुस्से या डर के क्षण में सांस लो। सांस नियंत्रण दो, विचार नियंत्रण। मन को दिशा दो, दमन नहीं। जब मन बहके उसे दोष मत दो, बस याद दिलाओ कि कौन मालिक है। सेल्फ डिसिप्लिन वह कुंजी है जो तुम्हारे डेफिनेट पर्पस को वास्तविकता में बदलती है। यह वह शक्ति है जो विचारों को कार्य में और कार्य को परिणाम में बदल देती है। हिल कहते हैं, बिना आत्म अनुशासन के सफलता असंभव है। अवधि। अब जब तुमने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया है, तो अगला सवाल है, क्या तुम्हारे भीतर वो आस्था और विश्वास है जो हर असंभव को संभव बना सके? क्योंकि हिल अगले अध्याय में बताते हैं कैसे फेथ, अटूट विश्वास, तुम्हारे विचारों को वास्तविकता में बदल देता है।
क्या तुम खुद पर इतना भरोसा करते हो? अध्याय 5, इमेजिनेशन, विचारों की प्रयोगशाला। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान उपलब्धि, हर आविष्कार कभी किसी के मन में एक विचार, एक कल्पना के रूप में जन्मा था। यह अध्याय बताता है कि सफलता सिर्फ मेहनत या ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि उस कल्पना शक्ति से मिलती है जो तुम्हें वो देखने देती है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। इमेजिनेशन सिर्फ डे रूमिंग नहीं है, यह वह मेंटल वर्कशॉप है जहां विचारों के बीज बोए जाते हैं और फिर उन्हें वास्तविकता में बदला जाता है। हिल दो तरह की कल्पनाओं की बात करते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां तुम पहले से मौजूद विचारों को नए रूप में जोड़ते हो। जैसे हेनरी फोर्ड ने गाड़ियों का विचार खुद नहीं बनाया, लेकिन उसने अलग अलग तकनीकों को जोड़कर मास प्रोडक्शन की कल्पना की। क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह वह शक्ति है जो अदृश्य से संपर्क करती है, जहां से नए विचार, प्रेरणा और अंतर्दृष्टि आती है। यही वह क्षेत्र है जहां सच्चे आविष्कार जन्म लेते हैं। हिल कहते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन वह द्वार है जिससे इन्फिनिट इंटेलिजेंस तुम्हारे माइंड में प्रवेश करती है। कल्पना कैसे काम करती है? जब तुम अपने माइंड को शांत करते हो तो विचारों के बीच जगह बनती है और उसी खाली जगह से नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। जितना शांत मन, उतनी गहरी कल्पना, क्योंकि शोर में विचार नहीं, सिर्फ दोहराव होते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, क्योंकि नॉलेज बताती है क्या है और इमेजिनेशन दिखाती है क्या हो सकता है। हर महान बदलाव कभी किसी के मन की एक मेंटल पिक्चर के रूप में शुरू हुआ था। कल्पना को सक्रिय करने के तरीके, एक स्पष्ट उद्देश्य तय करो। इमेजिनेशन दिशा मांगती है। बिना पर्पस के कल्पना सिर्फ स्वप्न बन जाती है। हर दिन कुछ समय विजुअलाइजेशन में दो। अपनी मंजिल को देखो, महसूस करो जैसे वो अभी घट रही है। असंभव को सोचने की अनुमति दो। जो संभव लगता है वह पहले किसी की इमेजिनेशन ही थी। मास्टरमाइंड से जुड़ो। जब कई दिमाग मिलते हैं तो उनकी कल्पनाएं एक दूसरे को ऊर्जा देती हैं। हर विचार एक बीज है, लेकिन उसे जीवन देने के लिए इमेजिनेशन वह मिट्टी है जिसमें वो पनपता है। फोर्ड, एडिसन, कार्नेगी, इन सब की सफलता की जड़ इमेजिनेशन में थी। उन्होंने वो देखा जो औरों ने नहीं देखा और फिर उसे सच कर दिखाया। हिल कहते हैं, जो अपने माइंड में कुछ कल्पना कर सकता है वह उसे अपने हाथों से बना सकता है। इमेजिनेशन वह शक्ति है जो तुम्हें भविष्य का निर्माता बनाती है, ना कि उसका शिकार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जो तुम देख सकते हो वो तुम बना भी सकते हो। अब जब तुमने कल्पना की शक्ति को समझ लिया है, क्या तुम जानते हो कि इस कल्पना को फेथ से जोड़कर कैसे अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हो? क्योंकि अगले अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कैसे फैथ, अटूट विश्वास, इमेजिनेशन को एनर्जी में बदल देता है। तो सवाल है, क्या तुम्हारे सपनों में उतना विश्वास है कि वे सच हो जाएं? अध्याय 6, फेथ, विश्वास की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ एक ऐसा मानसिक रसायन है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। यह वह शक्ति है जो एक साधारण विचार को जीवित बना देती है। फेथ यानी वह अटूट भरोसा जो शक और डर को खत्म कर देता है और तुम्हारे माइंड को सिर्फ एक दिशा में केंद्रित कर देता है। फेथ क्या है? फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। यह कोई अंधी आस्था नहीं, बल्कि एक जागरूक मानसिक अवस्था है जहां तुम्हारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा सब एक ही दिशा में संगठित हो जाते हैं। हिल कहते हैं, जब तुम किसी चीज पर सच में विश्वास करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। यह माइंड का विज्ञान है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे विश्वास को सुनता है। अगर तुम सोचते हो मैं सफल हो सकता हूं पर भीतर से डरते हो, तो माइंड डर की भाषा सुनता है, विश्वास की नहीं। लेकिन जब तुम पूरे भरोसे से कहते हो मैं यह करूंगा, तो माइंड उस आदेश को मान लेता है और परिस्थितियां उसी के अनुरूप ढलने लगती हैं। फेथ कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है। हिल इसे ऑटो सजेशन की प्रक्रिया से जोड़ते हैं।
हर सुबह, हर रात जब तुम अपने विचारों में बार बार यह दोहराते हो, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, तो धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वो विचार अब सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। फेथ दोहराव से बनती है। जैसे पानी की बूंद पत्थर को घिस देती है, वैसे ही लगातार विश्वास डर और संदेह को मिटा देता है। हिल चेतावनी देते हैं, फेथ और फियर एक साथ नहीं रह सकते। या तो तुम विश्वास में जीते हो या डर में मरते हो। इन दोनों के बीच कोई तीसरा रास्ता नहीं है। डर कहता है, क्या पता असफल हो जाऊं। फेथ कहता है, अगर मैं पूरी निष्ठा से करूं तो क्यों नहीं। डर रोकता है, फेथ चलाता है। डर शक पैदा करता है, फेथ मार्ग खोलता है। इसलिए हिल कहते हैं, हर महान व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य विश्वास छिपा होता है, जो उसे असंभव के पार जाने की ताकत देता है। फेथ का अभ्यास। हर सुबह एफर्मेशंस बोलो, मैं अपने पर्पस को पूरा करने में सक्षम हूं। मेरा मन शांत और स्पष्ट है। मेरी कल्पनाएं वास्तविकता बन रही है। विजुअलाइजेशन करो। अपने लक्ष्य को ऐसे देखो जैसे वह पहले ही सच हो गया हो। इसे महसूस करो, देखो, जियो। डाउट को पकड़ो और चुनौती दो। जब कोई शक उठे, तुरंत पूछो, क्या यह सच है या मेरे डर की आवाज। फेथ बढ़ती है जब तुम डर का सामना करते हो, ना कि जब तुम उससे भागते हो। फेथ वो ब्रिज है जो विचारों को वास्तविकता से जोड़ता है। यह वह आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें तूफान में भी स्थिर रखती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ वह ऊर्जा है जो तुम्हारे सपनों को ईंधन देती है। अगर तुम्हारे भीतर अटूट विश्वास है तो कोई भी असंभव कार्य असंभव नहीं रहता। अब जब तुमने फेथ की शक्ति को समझ लिया है, तो अगला कदम है, क्या तुम जानते हो कि इस विश्वास को एक्शन में कैसे बदला जाए। क्योंकि अगला अध्याय बताता है कैसे एप्लीड फेथ यानी विश्वास को कार्य में बदलने की कला तुम्हारे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर देती है। तो सोचो, क्या तुम्हारा विश्वास अब कर्म में बदलने के लिए तैयार है। अध्याय 7, डर असली रुकावट। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर सफलता का असली दुश्मन है। डर वह अदृश्य दीवार है जो हमें सोचने से, कदम बढ़ाने से और अपने सामर्थ्य को जीने से रोक देती है। हिल के अनुसार, जो व्यक्ति सोच नहीं सकता वह अपने जीवन को ओन भी नहीं कर सकता। और डर सोचने की क्षमता को बंद कर देता है। डर कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। यह एक मेंटल हैबिट है जो मन ने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर बनाई है। जब हम डरते हैं तो हमारा माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यहां सोचने की क्षमता घट जाती है और प्रतिक्रिया सिर्फ भागो या छिपो वाली बन जाती है। हिल कहते हैं, डर हमारी बुद्धि को पंगु बना देता है। नेपोलियन हिल ने डर के 6 प्रमुख प्रकार बताए जो हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। गरीबी का डर, यह वह डर है जो हमें रिस्क लेने से रोकता है। हम सोचते हैं, अगर सब खो गया तो। लेकिन हिल कहते हैं, जिस चीज से तुम डरते हो वही घटित होती है, इसलिए डर से भागो मत, उसे समझो और बदलो। आलोचना का डर, यह समाज का सबसे सूक्ष्म जहर है। लोग क्या कहेंगे, यही सोच हमारी रचनात्मकता को मार देती है। याद रखो, जो दुनिया को बदलते हैं उन्हें हमेशा पहले पागल कहा जाता है। बीमारी का डर, यह डर शरीर से नहीं विचारों से पैदा होता है। जब मन लगातार भय में रहता है तो शरीर भी उसी आवृत्ति पर बीमार पड़ने लगता है। प्यार खोने का डर, यह हमें पॉजेसिव बना देता है और जहां पकड़ होती है वहां प्रेम नहीं रह पाता। बुढ़ापे का डर, यह डर हमें युवा दिखने की दौड़ में डाल देता है। लेकिन हिल कहते हैं, एज इज अ स्टेट ऑफ माइंड नॉट अ नंबर। मौत का डर, यह सभी डरों की जड़ है। जब इंसान मृत्यु को स्वीकार करना सीख लेता है तो उसके भीतर से हर डर मिट जाता है। हिल कहते हैं, हर डर जब देखा जाता है तो घुल जाता है। डर तभी ताकतवर होता है जब तुम उससे भागते हो, लेकिन जब तुम ठहर कर कहते हो मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो तुम डर को एक वस्तु बना देते हो और वस्तु पर नियंत्रण संभव है। यह वही क्षण होता है जब तुम अपने माइंड के मालिक बनते हो। डर को बदलने के अभ्यास।
डर को लिखो। किस चीज से डर लगता है उसे साफ लिखो। स्पष्टता डर को आधा खत्म कर देती है। उसे प्रश्न करो, क्या यह डर वास्तविक है या कल्पना? 90% डर सिर्फ कल्पनाएं होते हैं। फेथ से बदलो। जहां डर उठे वहां विश्वास दोहराओ। मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक्शन लो। हर छोटा कदम डर को कमजोर करता है, क्योंकि एक्शन है डर का इलाज। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और आप अपनी मन की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अब जब तुमने अपने डरों को पहचानना सीख लिया है, तो अगला सवाल है, क्या तुम जानना चाहोगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए ताकि डर की जगह पावर जन्म ले? क्योंकि अगले अध्याय में हिल बताते हैं कैसे सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे विचारों, भावनाओं और किस्मत तीनों का मास्टर स्विच है। तो सोचो, क्या तुम अपने माइंड के उस गुप्त स्विच को ऑन करने के लिए तैयार हो? अध्याय 8, ऑटो सजेशन, विचारों की पुनरावृत्ति की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सेल्फ टॉक, हर दोहराया गया विचार तुम्हारे माइंड के लिए एक आदेश होता है। यह अध्याय बताता है कि तुम्हारा मन जो कुछ बार बार सुनता है वह उसे सच मानने लगता है, और यही है ऑटो सजेशन, वह कला जिससे तुम अपने विचारों का सॉफ्टवेयर खुद लिख सकते हो। ऑटो सजेशन क्या है? हिल कहते हैं, माइंड वही बनता है जो उसे बार बार बताया जाता है। हम सबके भीतर एक सबकॉन्शियस माइंड है जो बिना तर्क किए हर जानकारी को ग्रहण करता है। वह यह नहीं पूछता क्या यह सच है या झूठ, वह सिर्फ सुनता है और उसे मान लेता है। इसलिए अगर तुम बार बार कहते हो मुझे कुछ नहीं आता, मैं असफल हूं, तो माइंड उसे इंस्ट्रक्शन समझकर वैसा ही बना देता है। लेकिन अगर तुम रोज दोहराओ मैं सक्षम हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, तो वही माइंड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने माइंड को वो फीड देना जो तुम्हारे पर्पस से मेल खाता है। नेपोलियन हिल ने कहा, तुम्हारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह है। अगर तुम उसमें नकारात्मक विचार डालते हो तो नकारात्मक परिणाम निकलेंगे, लेकिन अगर तुम उसमें पॉजिटिव निर्देश दो तो उसका हर आउटपुट तुम्हारे लक्ष्य की दिशा में होगा। ऑटो सजेशन उस सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है जो पुराने डाउट्स, डर और सीमाओं को मिटाकर नए विश्वास और स्पष्टता को इंस्टॉल करता है। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह कॉन्शियस माइंड से उतरकर सबकॉन्शियस में बस जाता है। सबकॉन्शियस फिर उसी विचार के अनुसार तुम्हारे भाव, निर्णय और क्रियाएं निर्धारित करता है। यानी अगर तुम बार बार सोचो मैं आत्मविश्वासी हूं, तो कुछ समय बाद तुम्हारे व्यवहार में वो आत्मविश्वास खुद झलकने लगता है। हिल इसे थॉट रिपीटिशन फॉर्मूला कहते हैं। वो लिखते हैं, हर बार जब तुम किसी विचार को दोहराते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नया पैटर्न बना रहे हो। ऑटो सजेशन का अभ्यास, सुबह और रात 2 बार दोहराओ। अपने लक्ष्य, अपनी क्षमताएं और अपने विश्वास को आत्मविश्वास के साथ बोलो, जोर से या मन ही मन, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। मेरा माइंड मेरे पर्पस की सेवा कर रहा है। विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ो, जो बोल रहे हो उसे देखो भी। जैसे फिल्म चल रही हो, खुद को उस स्थिति में देखो जहां तुम्हारा लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। इमोशन के साथ कहो, बिना भावना के दोहराव सिर्फ शब्द बन जाते हैं, लेकिन भावना जोड़ते ही वे ऊर्जा बन जाते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक पर ध्यान दो। अगर मन नहीं हो पाएगा कहे तो तुरंत उसे बदलो, मैं कर रहा हूं और मैं सफल हो रहा हूं। हिल लिखते हैं, ऑटो सजेशन से माइंड को नया जीवन दिया जा सकता है, क्योंकि यह हमारी सोच की दिशा को बदलता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे विचार बनते हैं, विचार तुम्हारी आदतें बनते हैं और आदतें तुम्हारा भाग्य बनाती हैं। इसलिए अगर शब्द बदल दो तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाता है। अब जब तुमने ऑटो सजेशन की शक्ति को समझ लिया है, क्या तुम जानते हो कि ये सारे दोहराए गए विचार कहां जाकर जमा होते हैं और कैसे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करते हैं? क्योंकि अगला अध्याय बताता है कैसे सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे भीतर की हर सोच को रियलिटी स्क्रिप्ट में बदल देता है। तो सोचो,
क्या तुम अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करने के लिए तैयार हो? अध्याय 9, द सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान की आवाज। नेपोलियन हिल ने कहा था, द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड थ्रू विच इन्फिनिट इंटेलिजेंस में कम्युनिकेट वॉलंटरली। यह अध्याय हमें एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां विचार, ज्ञान और अनुभव सब शांत हो जाते हैं और कुछ भीतर से बोलता है। वही है तुम्हारा सिक्स्थ सेंस, तुम्हारा इनर वॉइस, जो तुम्हें वहां तक पहुंचाती है जहां लॉजिक नहीं पहुंच सकता। सिक्स्थ सेंस क्या है? हमारे 5 इंद्रिय, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श, हमें बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन सिक्स्थ सेंस हमें भीतरी दुनिया से जोड़ती है। जब मन शांत, सजग और अनुशासित होता है तो उसके भीतर से एक संकेत आता है जो तर्क से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस इज द डोर विच ओपन्स टुवर्ड इन्फिनिट इंटेलिजेंस, यानी जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से फियर, डाउट और नेगेटिविटी से मुक्त होता है, तभी यह द्वार खुलता है और ब्रह्मांड की चेतना तुमसे संवाद करने लगती है। यह शक्ति कैसे काम करती है? तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के भीतर हर अनुभव, हर विचार, हर इच्छा की स्मृति छिपी होती है। जब तुम शांत होकर सुनते हो तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड इन गहराइयों से संकेत पकड़ता है। कभी ऐसा होता है, तुम किसी निर्णय पर उलझे होते हो और अचानक भीतर से एक आवाज आती है, यही सही है। वो कोई संयोग नहीं, वो तुम्हारे सिक्स्थ सेंस की गाइडेंस होती है। हिल लिखते हैं, इन्फिनिट इंटेलिजेंस गाइड्स दोज माइंड्स दैट आर रेडी टू रिसीव इट, यानी जब मन साफ और ग्रहणशील होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से काम करने लगता है। सिक्स्थ सेंस को कैसे जगाए? ध्यान। हर दिन कुछ समय अपने विचारों को शांत करने में लगाओ। जब माइंड स्थिर होता है तभी भीतर की आवाज सुनी जा सकती है। इंट्यूइशन जर्नल रखो। जब भी तुम्हें कोई इनर सिग्नल मिले उसे लिखो। समय के साथ तुम देखोगे कि ये संकेत तुम्हारे जीवन के निर्णायक क्षणों को दिशा दे रहे हैं। फियर को हटाओ। डर सिक्स्थ सेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां डर है वहां स्पष्टता नहीं होती। इसीलिए खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं ब्रह्मांड की बुद्धि से जुड़ा हूं। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करो। जब तुम कृतज्ञता में रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ मेल खाने लगती है। वहीं से सिक्स्थ सेंस सक्रिय होती है। नेपोलियन हिल इस अनुभव को टेम्पल ऑफ द माइंड कहते हैं, जहां विचारों का शोर खत्म हो जाता है और केवल सत्य की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह कहते हैं, जब तुम अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाते हो तो सही अवसर, सही लोग और सही विचार अपने आप तुम्हारी ओर आने लगते हैं। सिक्स्थ सेंस कोई रहस्य नहीं, वह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी सच्चाई है जो हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहती है। सिक्स्थ सेंस वह अंतिम सीढ़ी है जहां नेपोलियन हिल की पूरी शिक्षाएं एक साथ मिलती हैं। डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन, ऑटो सजेशन, सब इसी अवस्था की तैयारी है। जब तुम अपने माइंड को पूरी तरह जागृत कर लेते हो तो तुम उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस के प्रवाह में प्रवेश करते हो जहां कुछ भी असंभव नहीं रहता। अगर सिक्स्थ सेंस वास्तव में इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ने का माध्यम है तो क्या तुम जानते हो कि इस कनेक्शन को स्थायी कैसे बनाया जाए? क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे मास्टर माइंड अलायंस की वह शक्ति जो तुम्हारी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को एक कॉस्मिक पावर में बदल देती है। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो अपने सिक्स्थ सेंस को दूसरों के साथ मिलाकर एक अजेय शक्ति में बदलने के लिए? अध्याय 10, माइंड ओवरशिप। नेपोलियन हिल की यह अंतिम शिक्षा है। ऑन योर ओन माइंड एंड यू ऑन योर डेस्टिनी, यानी जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो तो तुम्हारा जीवन किसी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं रह जाता। माइंड ओनरशिप का मतलब है हर स्थिति में जिम्मेदारी लेना। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने भाव, अपने विचार और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। क्योंकि कोई तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाता, तुम गुस्सा होने का निर्णय खुद लेते हो। कोई तुम्हें निराश नहीं करता, तुम निराशा स्वीकार करते हो। हिल कहते हैं, सीरम स्टन्स डू नॉट कंट्रोल यू,
योर रिस्पॉन्स टू देम डज यही है माइंड ओवनशिप, जहां तुम बाहरी दुनिया के गुलाम नहीं बल्कि अपनी भीतरी दुनिया के स्वामी बन जाते हो। माइंड ओवनशिप के 3 स्तंभ। अवेयरनेस। पहला कदम है यह देखना कि मन कब भटकता है। जब भी तुम नकारात्मक सोच में फंसते हो, खुद से पूछो, यह विचार मेरा है या किसी डर का। अवेयरनेस ही ओनरशिप की शुरुआत है। कंट्रोल। हर बार जब कोई स्थिति तुम्हें उत्तेजित करे, ठहर जाओ, 5 गहरी सांसें लो और सोचो, मैं इस पर कैसी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। यह पॉज ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। डायरेक्शन। अपने मन को हमेशा अपने पर्पस की ओर मोड़ो। जब मन भटके, उसे याद दिलाओ, मैं यहां क्यों हूं। यही फोकस तुम्हारे विचारों को रचनात्मक बनाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, माइंड एक अद्भुत सेवक है लेकिन भयानक मालिक। अगर तुम उसे दिशा नहीं देते तो वह तुम्हें उलझा देता है, लेकिन जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो, माइंड तुम्हारी नियति लिखने लगता है। वो तुम्हें अवसर दिखाता है जहां बाकी लोग दीवारें देखते हैं। वो तुम्हें मजबूत बनाता है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। माइंड ओनरशिप का असली इनाम यही है, तुम परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हो। फिर तुम केवल जीवन जीते नहीं, जीवन को निर्माण करते हो। तुमने फियर को पहचाना, फेथ को अपनाया, पर्पस को स्पष्ट किया, डिसिप्लिन से विचारों को साधा, इमेजिनेशन से भविष्य बनाया, मास्टरमाइंड से ऊर्जा जोड़ी, ऑटो सजेस्शन से खुद को पुनर्गठित किया, सिक्स्थ सेंस से इनर वॉइस सुनी, और अब माइंड ओनरशिप से तुम अपने भाग्य के रचयिता बन गए हो। हिल यही सिखाते हैं, जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बनता है वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। हर सुबह एफर्मेशन दो, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मेरा मन मेरी दिशा तय करता है। इसे रोज दोहराओ, यह तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। अपने पर्पस को रोज याद करो, एक सेंटेंस में लिखो, मैं क्यों जी रहा हूं। जब भी डाउट या फियर आए, उसे पढ़ो। सकारात्मक संगति रखो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे विचारों को ऊंचाई दें, न कि गिराए। यही तुम्हारा असली मास्टरमाइंड सर्कल है। मेडिटेशन को आदत बनाओ, दिन में 10 मिनट चुप बैठो, यह माइंड ओनरशिप की जड़ है। हिल कहते हैं, द वर्ल्ड बाउज टू दोज हु हैव मास्टर्ड देमसेल्व्स। अब यह तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम अपने मन को अपने खिलाफ काम करने दोगे या उसे अपना सबसे शक्तिशाली सहयोगी बना लोगे। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी दुनिया है, उसे ओन कर लो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। दोस्तों, हम सबके पास एक ही माइंड है, लेकिन फर्क इस बात का है कि कौन उसका मालिक है और कौन उसका गुलाम। नेपोलियन हिल की यह किताब सिखाती है कि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं, वो एक अंदरूनी स्थिति है। अगर तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर अधिकार पालो, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। तो आज से तय करो, अब मैं अपने माइंड को ओन करूंगा। अब मैं वही सोचूंगा जो मुझे उठाए, न कि जो मुझे गिराए। और याद रखो, थॉट्स बिकम थिंग्स। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम चेतना जगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसी किताब के साथ जो आपके माइंड को नई दिशा देगी। तब तक याद रखो, ओन योर माइंड, ओन योर लाइफ।